अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा लेक्चर जो है वो होगा, जो हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़े उसमें हमने कुछ जो काइंड्स जो है वो रह चुके थे, अब हम आज उनको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम पढ़ेंगे आज सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। ओके, पहले हम करेंगे डिस्कस सिंपल सेंटेंस को। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जो है, सिंपल सेंटेंस हम उस सेंटेंस को मानते हैं जिसमें जो है कम से कम एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, यानी सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, राजा 8 फुट, राजा 8 फुट। अब देखो ये एक सेंटेंस है, पहले क्लियर है? ये सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट एंड मीनिंगफुल, दैट इज डन। नाउ सी, इस सेंटेंस को अगर हम पूरी तरह से इसमें देखेंगे तो इसमें एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये हमने बताया था कि ये जो है ये सब्जेक्ट होता है और जो बाकी इसके हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन होती है इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया गया है वो हम मानते हैं वो प्रेडिकेट है। दैट इज वर्ब प्लस सब ऑब्जेक्ट हियर इज इक्वल टू प्रेडिकेट। अब देखिए, जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, या हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। ओके, इसको हम मानेंगे ये सिंपल सेंटेंस है। ओके, सो इन सिंपल सेंटेंस देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। ओके, दिस इज सिंपल सेंटेंस। नाउ सी, अगर हम दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लिखेंगे, राजा 8 फुट, यहाँ पे लिखेंगे राजा took tea. This is another sentence. This is one sentence and this is another sentence. This sentence is also simple sentence. This sentence is also simple sentence. Raja took tea. In this very sentence, here is also one subject, verb and object. So in this very sentence, there is one subject and one predicate. In nutshell, there is one subject and there is one verb. This sentence is also categorized as simple sentence. So this is simple sentence, this is also simple sentence. Now see, if I write like this, Raja 8 foot and took tea. मैंने दूसरा सेंटेंस यहाँ पे, तीसरा सेंटेंस यहाँ पे लिखा, और ये जो सेंटेंस है ये असल में कम्बिनेशन है इन दो सेंटेंस की। अब देखिए, राजा 8 फुट एंड टुक टी। यहाँ पे जो है राजा 2 बार आ जाता है, तो मैंने रेपिटेशन के बदले जो है एक ही बार राजा को लिखा। अगर आप देखेंगे तो ये जो राजा है, ये राजा इस वर्ब का, ये जो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट इसका भी है और इसका भी सब्जेक्ट है, दोनों का सब्जेक्ट है। यानी इसमें अब जो है इस सेंटेंस में दो वर्ब्स हैं, एक वर्ब यहाँ पे और दूसरा वर्ब यहाँ पे, लेकिन इन दोनों वर्ब्स का जो है सब्जेक्ट एक ही है। यानी ये एक फाइल है, ये दूसरा फाइल है, इन दोनों फाइलों का जो फाइल है वो ये है एक। ओके, तो यहाँ पे मुझे लिखना था असल में राजा 8 फुट एंड राजा टुक टी, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सेंटेंस लिखता है, और उसके बदले राजा को दोहराने के बदले मैंने एक ही बार राजा लिखा, तो इसने दो वर्ब्स का काम किया। ओके, नाउ सी, ये सेंटेंस जो है अगर आप गौर करेंगे अच्छी तरह से तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट 2 है। ओके, इसमें इसमें वर्ब 2 है, एक और दूसरा वर्ब, या हम कहेंगे इस सेंटेंस में 2 प्रेडिकेट है, 8 फुट टुक टी। ओके, असल में इस सेंटेंस में जो है 2 सब्जेक्ट है, यानी राजा 8 फुट एंड राजा टुक टी। अब देखिए इसमें लेकिन जो है 2 के बदले हमने एक, यानी ये एक जो है ये 2 का काम कर रहा है, असल में इसमें 2 सब्जेक्ट है, और वर्ब इसमें 2 है, एक और ये दूसरा है।
अब देखिए ये जो दो सेंटेंस है इनको बीच में ये एक वर्ड है जो इनको मिलाता है, ज्वाइन करता है, कंबाइन करता है इन दो वर्ड को। ये वर्ड जो है ये मैंने खुद इसमें डाला, ये इसका अपना वर्ड नहीं। देखिए राजा 8 फुट, राजा 8 फुट, क्लियर। ये जो है ये पार्ट ये यहाँ पे है, टुक टी यहाँ पे है, यहाँ पे इसको मैंने ओमिट इसलिए किया क्योंकि दो बार हम नहीं लाएंगे, इससे थोड़ा सा हमारा सेंटेंस ऑकवर्ड बन जाएगा। यहाँ पे एक ही राजा दो राजा का काम कर रहा है, यानी एक ही सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मैंने यहाँ पे एंड को लाया, ओके। अब देखिए जो ये है ये सेंटेंस, इसमें जो ये काम कर रहा है ये इसमें कंजक्शन का काम कर रहा है, यानी ये इन दो पार्ट्स को, इस पार्ट को इस पार्ट को आपस में मिलाता है। लेकिन अगर हम पूरी तरह से इस सेंटेंस पे गौर करेंगे तो इस सेंटेंस के जो दो पार्ट्स है वो बराबर है, यानी एक पार्ट दूसरे पार्ट के मोहताज नहीं है, एक पार्ट दूसरे पार्ट पे डिपेंडेबल नहीं है, यानी अलग। अगर हम इस सेंटेंस को फिर से ब्रेक डाउन करेंगे तो इसके दो सेंटेंस बन जाएगी। ये सेंटेंस जो है ये सेंटेंस इस सेंटेंस के मोहताज नहीं है, ये भी इसका मोहताज नहीं है, ये अलग थलग दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे डिपेंडेबल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे असल में जो है ये सिंपल सेंटेंस जो था पहले, इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, ओके, और इसमें एक क्लॉज है। अभी हमने क्लॉज को नहीं पढ़ा। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज असल में जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें सेंस देता है, और उसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, लेकिन वो कंप्लीट सेंस हमें पूरी तरह से नहीं देता है। बस ये खाली फर्क है सेंटेंस और ये ना क्लॉज में। अब देखिए इसमें क्लॉज है, इसमें भी एक क्लॉज है, इसमें भी क्लॉज है, क्लॉज इसमें है। तो पहले जो है हमें देखना है कि इसमें कौन सा क्लॉज है। क्लॉज को आप पहले इतना ध्यान में रखिए कि क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है और जिसमें वर्ब भी होता है। वो हमें माने देता है लेकिन कंप्लीट माने उसमें पूरी तरह से ज्यादा नहीं होता, ओके। हम उसको क्लॉज मानते हैं। सेंटेंस और क्लॉज में बस इतना डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे भी क्लॉज है और यहाँ पे भी क्लॉज है, और वो क्लॉज आप थोड़ा सा ये जान लीजिए, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे क्लॉज को भी, फ्रेज को भी, इन चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी आप इतना याद रखिएगा, इतना जहन में रखिएगा, जो ये क्लॉज होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और वो हमें वो सेंसिकल मीनिंग देता है, लेकिन वो मीनिंग पूरी तरह से जो है ज़्यादा यानी कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है, उसको हम मानते हैं ये क्लॉज होता है। अब देखिए क्लॉज की कुछ किस्में, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, जिसका दूसरा नाम होता है मेन क्लॉज भी उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज भी, यानी वो क्लॉज होता है जो दूसरे क्लॉज के मोहताज नहीं होता है। और दूसरा वाला क्लॉज जो होता है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेबल क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, या उसको हम दूसरा नाम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। वो क्लॉज होता है वो दूसरे प्रिंसिपल क्लॉज के मोहताज होता है। मुझे ये, और तीसरा किस्म वो होता है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज, यानी दो ऐसे क्लॉज जो आपस में बराबर ताकत रखते हो। यानी मानते हम एक तराजू लेते हैं, जिस तरह तराजू के दो पलड़े होते हैं, अगर हम एक पलड़े में 1 किलो रखेंगे, दूसरे पलड़े में भी 1 किलो रखेंगे, तो इसके पलड़े बराबर हो जाएंगे, लेवल हो जाएंगे। इसी तरह जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो एक सेंटेंस हम तराजू तस्वुर करेंगे, और इस तराजू के जिस तरह 2 पलड़े होते हैं, इसी तरह एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। जब 2 पलड़े बराबर होते हैं वजन के हिसाब से, तो इसी तरह इसके जो 2 पार्ट्स होते हैं वो वजन के वो ना मतलब स्ट्रेंथ के लिहाज से बराबर होते हैं। यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो बराबर होता है, वो ऊंच नीच उसमें नहीं होती है, वो लेवल्ड होते हैं। ये नहीं होता है कि एक मोहताज होता है और दूसरा जो है सुपीरियर होता है, एक सबऑर्डिनेट, ऐसा। अब हमें यहाँ पे ये क्लियर करना है कि अगर हम इस सेंटेंस को पूरी तरह से देखेंगे तो इसमें जो है इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी ये बजाते खुद एक सेंटेंस है जो दूसरे सेंटेंस के मोहताज नहीं है, एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। यानी इस सेंटेंस को इस सेंटेंस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना इस सेंटेंस को इसकी जरूरत है। ये भी एक अलग थलग कॉन्सेप्ट है, ये भी एक अलग थलग कॉन्सेप्ट है। ये ना इसके सुपीरियर है और ना ये उसके सबऑर्डिनेट है। तो इसमें एक क्लॉज होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, और इसमें भी प्रिंसिपल क्लॉज होता है। अब हमें यहाँ पे देखना है कंपाउंड सेंटेंस जो होता है, इसमें भी 2 क्लॉजेस है। इसमें है
राजा टुक टी और राजा एट फूड, ये दो क्लाजेस है। लेकिन ये जो दो क्लाज है, अगर हम इस सेंटेंस को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, ये एक हिस्सा बनेगा, ये दूसरा, तो इसमें जो दो पार्ट्स है वो बराबर है, उनकी स्ट्रेंथ बराबर। ये नहीं है कि एक सबऑर्डिनेट है और दूसरा क्या कहते हैं इसको, सुपीरियर है। तो इसलिए हम इन दो क्लासों को बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास। और इन दो कोऑर्डिनेट क्लास को यहाँ पे एक वर्ड ज्वाइन करता है जिसको हम बोलते हैं कंजक्शन। और इस कंजक्शन को हम यहाँ पे बोलेंगे ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। यानी एंड यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो एंड यहाँ पे क्या है, एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। और ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट क्लास है और ये भी कोऑर्डिनेट क्लास है। इससे हमें ये पता चला कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लॉजेस होते हैं और वो दोनों क्लॉजेस जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। और कोऑर्डिनेट जो दो क्लॉज होते हैं इस कंपाउंड, या दो से भी ज्यादा हो सकते हैं, इसमें जो होते हैं उनको मिलाता है कौन, कंजक्शन। और उस कंजक्शन को हम किस नाम से पुकारते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से। ओके, सो दिस वाज समथिंग अबाउट सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। इसके बाद तीसरा कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए, हम इन पे इंशाल्लाह मिसालें भी देंगे पूरी तरह से, ताकि हमारे कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हमें ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। सिंपल को हमने डिफाइन किया और कंपाउंड को भी। अब तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, राम हु इज अ डॉक्टर हैज डाइड। राम हु इज अ डॉक्टर हैज डाइड। अब देखिए, ये सेंटेंस एक है, इसमें अगर हम गौर करेंगे तो ये भी, इसमें दो सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल, राम हु इज अ डॉग। अब देखिए, इस सेंटेंस को हम ब्रेक डाउन करते हैं। पहले देखिए, एक इसमें है राम हैज डाइड, एक सेंटेंस है। दूसरा देखिए, हु इज अ डॉक्टर। ये इसमें दो सेंटेंस आते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। पहले हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बताएंगे क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें दो क्लॉज होते हैं कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में जो है, कंपाउंड सेंटेंस में दोनों क्लॉज बराबर होते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉजेस, और उनको बीच में मिलाता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक क्लॉज होता है सुपीरियर, तो दूसरा होता है इन्फीरियर। एक को हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज, या उसका दूसरा नाम होता है मेन क्लॉज भी, या उसको हम ताबीर करते हैं किस नाम से, इंडिपेंडेंट क्लॉज से भी। और दूसरा क्लॉज जो इसमें होता है वो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज भी। अब हमें इस सेंटेंस में देखना है कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। तो ये रिक्वायरमेंट होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, उसमें लाजिमन क्या है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए और एक जो है क्या कहते हैं इसको, सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। और इन दो को आपस में जोड़ना चाहिए एक वर्ड जिसको हम कंजक्शन बोलेंगे। फिर हम देखेंगे उस कंजक्शन को हम किस नाम से पुकारेंगे। अब हमें इसमें देखना है कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। अब देखिए, अगर हम ये वाला पार्ट में लेंगे तो इसका ये प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज, या हम इसको बोलेंगे मैन क्लॉज भी, या हम इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तीन चीजें। अब जो ये दूसरा वाला पार्ट इसमें, इसको हम बोलेंगे ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, या इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज भी। हमने बताया, लेकिन हमें ये बताना है कैसे। देखिए, अगर हम पूरी तरह से गौर करेंगे तो ये जो इसमें पार्ट है, राम हैज डाइड, ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। ये सेंटेंस है, ये किसी दूसरे सेंटेंस के का हाजतमंद नहीं है, मोहताज नहीं है इसकी, यानी इसमें कंप्लीट मीनिंग है।
इसमें जो मीनिंग है वो कंप्लीट है। हम अगर इसको इससे अलग करेंगे, इसको अलग रखेंगे, तब भी ये सेंटेंस जो अच्छी तरह से सर्वाइव करेगा। ये किसी भी जो है लिहाज से दूसरे सेंटेंस का मोहताज नहीं है, यानी इसमें कंप्लीट मीनिंग है। ओके, इसमें 100% मीनिंग कंप्लीट है। अगर हम इस सेंटेंस दूसरे वाले सेंटेंस की तरफ से पूरी तरह से जो है अपने ख्यालात लाएंगे, तो देखिए हु इज़ अ डॉक्टर, हु इज़ अ डॉक्टर, इसमें जो है, इसमें ये वाला पार्ट जो परेशान है किस चीज़ के लिए, इसमें क्वेश्चन क्वेरी डेवलप हो रही है, इसमें सवाल पैदा हो रहा है, यानी इस पे सवालिया निशान है, इसमें सवाल पैदा हो रहा है, ये जवाब के लिए मोहताज है, इसे जवाब चाहिए। यहाँ पे सवाल पैदा होता है और सवाल को जवाब चाहिए, और वो जवाब इसमें छुपा हुआ है, यानी इस पे ताला लगा हुआ है और चाबी इसके पास है। ओके, तो ये जो है ये सेंटेंस ये मोहताज है किस चीज़ के लिए, जवाब के लिए। इसमें क्वेश्चन पैदा होता है, सवाल पैदा होता है, लेकिन इस बेचारे के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। तो इसमें जो मीनिंग है, मीनिंग के लिहाज से इनकम्प्लीट है, इसमें कंप्लीशन नहीं है मीनिंग का। तो वो जो है, तो ये मोहताज है, ये हाजतमंद है, इसलिए ये हमेशा चाहेगा कि मैं किसी दूसरे सेंटेंस के साथ हमेशा जोड़ रखूं, ताकि मुझे जो है मेरी प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगी। ओके, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास। ये डिपेंड करता है दूसरे वाले पार्ट पे। ओके, तो ये पार्ट जो है ये इस पे डिपेंड करता है। क्यों करता है डिपेंड? क्योंकि इसको कंप्लीट मीनिंग नहीं है। देखिए, अगर ये ऐसा ही बोलता रहेगा हु इज़ द डॉक्टर, हु इज़ द डॉक्टर, और लोग कहेंगे, लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये बस खाली हु इज़ द डॉक्टर, हु इज़ द डॉक्टर, इसके पास आंसर नहीं है, आंसर इसके पास है। ओके, मान जा हम इसकी मिसाल ऐसे दे सकते हैं कि एक इंसान है, उसके दो फर्जंदे हैं, दो बच्चे हैं। एक फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयड है, एक के पास नौकरी है, दूसरे के पास नौकरी नहीं है। जिसके पास नौकरी है वो इंडिपेंडेंट है, वो अगर चाहे अलग अपना घर बसाना तो वो बसा सकता है, तो वो इसकी मिसाल होगी। और जो दूसरा है जो अभी अनएम्प्लॉयड है या जो अभी कमाता नहीं है, तो वो डिपेंड है दूसरे भाई पे, इसलिए वो हमेशा चाहेगा कि फैमिली जो है बाइफरकेट ना हो, यानी ब्रेक ना हो, क्योंकि अभी वो रोज़गार से महरूम है, अभी वो दूसरे पे मोहताज है। वो मिसाल मान लीजिए इसकी है। और जो ये पूरा सेंटेंस है वो मान लीजिए एक बाप है या एक घर है। ये मान लीजिए एक घर है, ये बाप है, इसके दो बच्चे हैं, एक है वो जिसको रोज़गार है यानी एम्प्लॉयड है, दूसरा वो है जो अनएम्प्लॉयड है। ओके, एम्प्लॉयड वाला पार्ट ये होगा और अनएम्प्लॉयड वाला पार्ट ये होगा। ओके, और ये हमेशा चाहेंगे कि हम आपस में जुड़े रहे, और जो जोड़ने वाली चीज़ इनके बीच है वो है हु, यानी दिस फादर। हम अगर तस्वीर करेंगे दिस इज वन सन, दिस एंडर सन एंड दिस फादर। ओके, ये फादर इनको बीच में क्या कहते हैं, इसको लिंक कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, और इसका हमने बोला था ये कंजक्शन होता है। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे कंजक्शन होता है। और कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन को हम उर्दू में बोलते हैं हरफ रबत, यानी जो रबत करता है, राबिता करता है बीच में, ये इन दो के बीच राबिता करता है। अब हमें देखना है कि ये कौन सा वाला कंजक्शन होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लास ज्वाइन हो रहा है प्रिंसिपल क्लास के साथ, इसलिए इसका नाम पड़ता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो हम ये मानेंगे ये कौन सा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। जिस तरह कंपाउंड सेंटेंस में होता था कोऑर्डिनेट कंजक्शन, यहाँ पे लेकिन काम करता है, ज्वाइनिंग का काम करता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ओके, असल में अगर हम गहराई से देखेंगे तो ये असल में होता है रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे ये इसका नेचर असल में क्या होता है, बेसिकली होता है क्या है, एक्ट करता है एज कंजक्शन। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट को प्रिंसिपल के साथ, इसलिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ओके, और फितरतन जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव एडवर्ब होता है, वो बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमें पूरी तरह से ये क्लेरिफाई हो गया कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के क्या कहते हैं उसको, टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, आई मीन से ऑन द बेसिस ऑफ द क्लॉजेस। एक में क्या होता है, सिंपल वाले सेंटेंस में होता है एक ही क्लास, और वो होता है प्रिंसिपल क्लास। ओके, अगर हम उसकी मिसाल देंगे तो मान लीजिए एक इंसान है, उसका एक फर्जंदा है और वो एक ही है, इकलौता बेटा है, और वो बरसर रोजगार है, यानी वो कमाता है, एम्प्लॉयड है, तो उसको दूसरे की ज़रूरत नहीं है, वो इसकी मिसाल होगी।
तो दूसरे में अगर हम देखेंगे कंपाउंड वाले सेंटेंस में, उसमें मान लीजिए एक इंसान है, उसके दो फर्जंदे हैं, दोनों एम्प्लॉयड है, दोनों को रोजगार है। अगर फैमिली का बंटवारा होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो एक दूसरे के मोहताज नहीं होगा, वो ठीक तरह से अलग अलग जो है सर्वाइव करेंगे। अगर हम तीसरे की मिसाल देंगे तो तीसरे की मिसाल ये होगी, एक इंसान है, उसके दो फर्जंदे, एक एम्प्लॉयड है और दूसरा अनएम्प्लॉयड है। जो एम्प्लॉयड होगा वो प्रिंसिपल वाला होगा और जो अनएम्प्लॉयड है वो सबॉर्डिनेट वाला होगा। ओके, तो ये, या हम दूसरी मिसाल भी दे सकते हैं इसकी, एक तराजू है, एक तराजू ये है, उसका एक ही पलटा है। ओके, तो वो उसमें को उसको दूसरे पलटे की ज़रूरत ही नहीं है। तो जिस तरह आज का डिजिटल सिस्टम होता है, तो दूसरा अगर हम मान दूसरी तराजू, उसके भी दो पलटे होते हैं, तो मान लीजिए दोनों पलटों में एक ही वजन है, किलो किलो। ओके, तो एक पलटा दूसरे पलटे के मोहताज नहीं है। अगर हम इसकी मिसाल देखें, ये भी एक तराजू होती है, लेकिन एक में किलो होता है और एक में हाफ केजी होता है, यानी एक ऊपर होता है तो दूसरा नीचे होता है। ये इसकी पोजीशन होती है। अगर हम तराजू के हिसाब से इसको क्या कहते हैं, उसको ये ना ये रिप्रेजेंट करें, तो इसका पलटा एक भारी होता है, एक हल्का होता है, उसके बराबर होते हैं, और ऊपर वाले का एक ही होता है। इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर में हम इसकी एग्जांपल देंगे और एग्जांपल के ज़रिए से हम पूरी तरह से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो आज का लेक्चर है, आपने बखूबी इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह अगर इसमें कोई कमी पीछे आ रही होंगी, इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर में उनको अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। और मेरी आपसे इस्तदा है कि जो हमारी यूट्यूब चैनल है, आप इसको अच्छी तरह से सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ लूप होल्स है, इसमें कुछ रह गया, कुछ लेकुना है, वो हम आइंदा आने वाले लेक्चर में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। और आप इसको अच्छी तरह से कमेंट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, ताकि जो हमारे बाकी दोस्त हैं वो भी जो है इन चीज़ों का लाभ उठा सके और उनको वो भी मुस्तफ़ीद हो सके, इस्तेफादा इससे हासिल कर सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, विश यू हैप्पी डे।